वो जो डर है कि क्रिटिकल केयर में अब या आईसीयू में चले गए तो अब ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। एक क्रिटिकल केयर के मरीजों में सबसे ये देखा जाता है कि गोल्डन आवर, तो वो गोल्डन आवर है क्या और कितने घंटे का गोल्डन आवर होता है? अगर हम लोग लेट कर दिए मिनट्स टू घंटों में लाइफ और डेथ के बीच में डिसाइड हो जाता है। क्रिटिकल केयर यानी आईसीयू और ट्रॉमा, ये शब्द बड़ा अब सुनने में बड़ा गंभीर और डरावना सा लगता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अब क्रिटिकल केयर में आईसीयू में कोई मरीज पहुंच गया तो उसकी जान अब खतरे में है और शायद बचना अब नामुमकिन है। लेकिन इसी नाउमीदी के बीच भी एक उम्मीद जगती है और मरीज क्रिटिकल केयर जैसे गंभीर विंग से बाहर निकल के आता है। मरीज तो खुद अपने आप को गौरवान्वित और खुशी महसूस करता ही है कि उसकी जान बच जाती है, लेकिन डॉक्टर भी अपने आप को बहुत सुखद महसूस करते हैं जब मरीज उनके क्रिटिकल केयर से बाहर निकल के जाता है। हमारे साथ आज इस शो में एक विशेष मेहमान हैं, क्रिटिकल केयर के जाने माने नाम हैं डॉक्टर तापस, वेदांता अस्पताल में यहाँ सेवा देते हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। सर, आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जो मन में जो लोगों का एक भय है, वो जो डर है कि क्रिटिकल केयर में अब या आईसीयू में चले गए तो अब जान बचना बड़ा मुमकिन सा नहीं लगता। आपको क्या लगता है सर? बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन आप पूछे, क्योंकि बहुत बार होता है कि हमारे पास मरीज आते हैं मल्टी ऑर्गन फेल्योर लेके, हम लोग बोलते हैं सेप्सिस लेके, निमोनिया लेके, वेंटिलेटर पे है, डायलिसिस हो रहा है, रिलेटिव्स का डाउट रहता है कि शायद हम लोगों के मरीज जो है बच पाए नहीं पाए। लेकिन मैं आपको बोलूँ, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। आज के टाइम पे मैं इतने दिन से क्रिटिकल केयर का सेवा दे रहा हूँ, देश में विदेश में भी मैंने लोगों को सेवा दिया हूँ। तो क्रिटिकल केयर अगर सही जगह पे सही टाइम पे हम लोग पहुँचते हैं तो ऑलमोस्ट 60 to 70% केस फिर से नॉर्मल हो सकते हैं। ये एक ऐसा चीज़ है जो कि शायद कॉमन पीपल को नहीं पता है, और इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस तरह का शो डेफिनेटली और ज़्यादा लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करेगा। और लोगों को भी समझना होगा कि क्रिटिकल केयर डेफिनेटली डिफ़िकल्ट टाइम के द्वारा लोगों के साथ जो सेवा दिया जाता है वो है, लेकिन भरोसा रखना होगा, टाइमली हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिशन होना होगा। एक मन में जो दुविधा है लोगों के अंदर में कि सामान्य वार्ड और आईसीयू के बीच, तो वो तकनीकी कहाँ अंतर है एक सामान्य वार्ड और आईसीयू में? सामान्य वार्ड में नॉर्मली स्टेबल पेशेंट रहते हैं जिनको कि बहुत एडवांस मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ता है। उनको एंटीबायोटिक हो सकता है कि सिंपल एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत पड़ता है। उन लोगों की ओवरऑल कोई मल्टी ऑर्गन फेल्योर नहीं होता है। हो सकता है कि सिंपल निमोनिया के लिए सिंपल ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, बुखार है, उसके लिए एडमिशन होते हैं। लेकिन आईसीयू की जब बात आता है, उसका नाम ही मीनिंग है इंटेंसिव केयर यूनिट। इसका मतलब हो गया कि वहाँ पे एडवांस टेक्निक, मॉनिटर्स, वेंटिलेटर्स, डायलिसिस, एक्मो मशीन, सीआरआरटी मशीन, पेसमेकर, हार्ट को नॉर्मल करने के लिए बहुत सारे दवाई देना पड़ता है। तो इसके लिए डेफिनेटली बहुत तकनीकी एडवांस वो सेटअप होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि बहुत इम्पोर्टेंट एक्सपर्ट टीम होता है, जिसमें कि डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेस होते हैं, फिजियोथेरापिस्ट होते हैं, डाइटिशियन होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं, और एक तरह से फैमिली को बहुत अच्छे से समझाने के लिए भी टीम रेगुलरली मीटिंग, मल्टीडिसिप्लिनरी मीटिंग के साथ उनको समझाते हैं। मतलब यूँ कहें कि जीवन रक्षक उपकरणों के बीच में मरीज रहता है कि जब जैसी स्थिति हो वैसी स्थिति में मरीज को हम उस उपकरण से जोड़ पाएँ। एक क्रिटिकल केयर के मरीजों में सबसे ये देखा जाता है कि गोल्डन आवर, तो वो गोल्डन आवर है क्या और कितने घंटे का गोल्डन आवर होता है कि अस्पताल में पहुंच जाए वो मरीज? गोल्डन आवर का मतलब यही हो गया कि अगर बीमारी स्टार्ट हो रहा है, अगर कोई भी सामान्य सिम्टम्स और साइंस डेवलप हो रहा है, तो इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना। और वहाँ पे अगर ये चीज़ हो सकता है कि शरीर में पूरी तरह से फैल जाए, जैसे कि मैं सिंपल बोलूँगा, कोविड टाइम पे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट स्टार्ट होने से पहले ही बहुत बार होता है कि हम लोगों को सिम्टम्स पता चलता है। हम लोग कभी कभी सीटी स्कैन हो गया, एक्सरे हो गया, वहाँ पे पता चल जाता है कि ये मरीज हो सकता है कल तक बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे। अगर वही पेशेंट रातों रात
हॉस्पिटल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट से आईसीयू में एडमिशन हो जाते हैं, उनको ऑक्सीजन मिल जाए, सलाइन मिल जाए, ब्लड प्रेशर की दवाई मिल जाए, एंटीबायोटिक मिल जाए, हो सकता है कि नेक्स्ट डे या एक दिन और उसके बीच में वो रिकवर हो जाए और सामान्य वार्ड में चले जाए। लेकिन अगर वही चीज डिले हो जाता है, लोग हो सकता है कि उनको पता ना चले या नेग्लेक्ट कर लेते हैं, तो ये गोल्डन आवर जो है मिस हो जाता है, बेसिकली ट्रेन छूट जाने वाली बात होता है। तो उस वक्त क्या मतलब 1 घंटे का या आधे घंटे का? कोई कोई बीमारी के लिए वो टाइम जो है वेरी होता है, बट नॉर्मली अगर हार्ट, किडनी, ब्रेन, यहाँ पे अगर हम लोग देखें, जैसे स्ट्रोक, कहीं पे स्ट्रोक हो गया या फिर हार्ट अटैक हो गया, वहाँ पे मिनट्स टू घंटों में लाइफ और डेथ के बीच में डिसाइड हो जाता है। एक तो वेंटिलेटर शब्द मतलब लगता है कि आम आदमी तो सुनता है कि वेंटिलेटर का मतलब है कि अब तो अंतिम अवस्था है। तो क्या आपको लगता है कि वेंटिलेटर हमारे हार्ट या जो फेफड़ा है वैसे ऑर्गन्स को दुरुस्त करने के लिए एक जीवन रक्षक उपकरण है? हाँ, वेंटिलेटर, ये कॉमन पब्लिक के बीच में एक भ्रम है कि अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे चला गया मतलब उसको बेसिकली वेंटिलेटर के द्वारा उसको हम लोग खींच रहे हैं, या जान को हम लोग वहाँ पे वो ऑलरेडी डेथ है या फिर बेहोश है। नहीं, वेंटिलेटर से आप फिर से नॉर्मल कर सकते हैं। कोई भी एडवांस निमोनिया हो गया, कोविड टाइम का निमोनिया था, हम लोग कितने पेशेंट को वेंटिलेटर से हम लोग बचाए हैं। और वेंटिलेटर का भी टाइप्स होते हैं, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन एक है, इन्वेजिव वेंटिलेशन है, आजकल HFNC बोलते हैं जिसको कि हाई फ्लो नेजल कैनुला। उसमें वेंटिलेटर से पहले आप 60 लीटर 70 लीटर ऑक्सीजन 1 मिनट के साथ आप लोग दे सकते हैं। और वेंटिलेटर के भी बहुत मोड्स है, जो कि होता है उसको बोलते हैं इंटेलिजेंट मोड्स। नॉन इन्वेजिव और इन्वेजिव में थोड़ा बेसिक डिफरेंसेस क्या है? नॉन इन्वेजिव जैसे कि बोलते हैं ना, उसका मीनिंग ही है इंग्लिश का नॉन इन्वेजिव। इन्वेजिव का मतलब हो गया कि आप कोई भी अगर ट्यूब हो गया, जैसे हम लोग बोलते हैं सांस देने के लिए हम लोग नली डालते हैं, वो नली अगर मुंह के द्वारा आपकी ट्रैकिया में, विंड पाइप में गया है और उसके द्वारा हम लोग बाहर से वेंटिलेटर से ऑक्सीजन सपोर्ट देते हैं, वो हो गया इन्वेजिव, क्योंकि वो नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर गया हुआ है ट्यूब। नाउ अगर वो ट्यूब बाहर से ही हम लोग आइदर वहां पे ऑक्सीजन मास्क हो गया, बाईपाप बोलते हैं जिसको, बाईपाप एक मास्क होता है मुंह के ऊपर, नाक के ऊपर यहाँ पे रखते हैं, और HFNC जो कि अभी कोविड टाइम में उसकी ज़्यादा यूटिलिटी यहाँ पे हम लोग किए और बहुत सक्सेस मिला और अभी भी हम लोग करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको वेंटिलेटर के लिए डालने के लिए उससे पहले आप ट्यूब को मुंह के अंदर नहीं डालते हैं, तो विंड पाइप के अंदर नहीं जाता है ट्यूब, रादर हम लोग मुंह के ऊपर देते हैं और वो ऑलमोस्ट सिमिलर काम करता है। बट नॉन इन्वेजिव और इन्वेजिव वेंटिलेटर के बीच में वो एक फाइन लाइन है। अगर मरीज जल्दी ही डिटोरिएट करता है और उसको लगता है कि नहीं, हम लोग उसकी एयरवे जो है यहाँ पे उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट उसको ज़्यादा देना पड़ेगा, बीमारी मल्टी ऑर्गन फेल्योर में जा रहा है, तो वहाँ पे डिले नहीं करना चाहिए। एक्सपर्ट सेंटर में, एडवांस आईसीयू में उसको इमीडिएटली वेंटिलेटर पे डालते हैं। एक लाइफ सपोर्ट्स जैसे मशीन्स होते हैं, हमने सुना, आपने बताया वेंटिलेटर, तो ये एक्मो या डायलिसिस की जो मशीन्स होते हैं, क्या इसे भी हम लोग लाइफ सपोर्ट के रूप में मान सकते हैं क्या? लाइफ सपोर्ट, जितने सारे सपोर्ट है जो कि लाइफ को सस्टेन करने के लिए या फिर सेव करने के लिए हम लोग यूटिलाइज करते हैं, उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम करते हैं। और आज के टाइम पे 2026 में आईसीयू में बहुत सारे एडवांस लाइफ सपोर्ट डिवाइसेस आ गए हैं, जो कि लाइफ, जैसे हमारी बॉडी के अंदर हार्ट हो गया उसके लिए भी हमारे पास सपोर्ट सिस्टम है, लंग्स खराब है, निमोनिया है, ऑक्सीजन जा नहीं पा रहा है, सैचुरेशन लेवल काफ़ी कम है, उसके लिए भी हमारे पास लाइफ सपोर्ट है। किडनी काम नहीं कर पा रहा है, एडवांस फेल्यूर है, पॉइजनिंग केस है, पेशेंट को पहले से किडनी का प्रॉब्लम था, यूरिन इन्फेक्शन से किडनी पूरी तरह से फेल हो गया, पेशाब नहीं हो रहा है, शरीर में एसिड बन रहा है, उसके लिए भी एडवांस हमारे पास डायलिसिस मशीन है, जैसे कि उसको बोलते हैं CRRT, कंटिन्यूअस रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। वो एडवांस डायलिसिस जो कि मेदांता हॉस्पिटल रांची में भी है, और हम लोग उसके लिए भी बहुत सारे सीरियस पेशेंट को भी ठीक किए हैं। एक्मो जैसे आप बोले, ये अभी ऐसा हो गया कि अगर हार्ट और लंग आपका काम नहीं कर रहे हैं तो आपको एक्मो पे अगर मरीज को हम लोग डालते हैं तो उसमें भी हम लोग लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं। अगर हार्ट धीरे धीरे ठीक होने लगा, लंग्स खराब है उससे अगर धीरे धीरे ठीक होने लगा, हो सकता है कि एक्मो की जो सपोर्ट हम लोग दे रहे हैं वो धीरे धीरे बंद करके हम लोग पूरी तरह से एक्मो से उसको आउट कर सकते हैं। एक्मो बड़ा खर्चीला माना जाता है, बोला जाता है कि समर्थवान व्यक्ति ही एक्मो को लगा सकता है। आपको क्या लगता है कि गरीब आदमी भी एक्मो को मतलब सस्टेन कर पाएगा, उसके खर्च को वहन कर सकता है क्या?
बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक्मो की जो सर्किट्स होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि एक मशीन है जो कि खून को शरीर से बाहर मतलब अंदर से बाहर निकालता है, उसको प्यूरिफाई करता है, उसमें ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करता है और फिर वही खून शरीर में जाता है। तो डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल थेरेपी, उसका फुल फॉर्म है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। एडवांस टेक्निक है, बहुत सारे सर्किट्स, पाइप्स, ट्यूबिंग्स यूज होते हैं उस ब्लड को थिन रखने के लिए, क्योंकि आप अगर खून एक बार बाहर निकाल देते हैं तो क्लॉट कर जाता है, लेकिन यहाँ पे क्लॉट कर लेगा तो खून जो है वेस्ट हो जाएगा, तो उसके लिए एंटी कोएगुलेंट देते हैं हम लोग। तो डेफिनेटली एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे एक्मो हम लोग यूज करने लगे हैं तो उसकी जो प्राइस या जो जितना एक्सपेंडिचर होता है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। हो सकता है कि अगले दिन जैसे हम लोग फ्यूचर में धीरे धीरे मशीन जो है इंडियनाइज्ड, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, हम लोग अपने ओर से भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन सर्किट्स की रेट भी हम लोग कम कर दिए हैं। तो ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पहला 1-2 दिन थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा होता है, क्योंकि आप पहले इंस्टीट्यूट करते हैं, सेकेंड डे थर्ड डे रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। एक सेप्सिस शब्द है, उसे साइलेंट किलर भी कहा है, तो आपको क्या लगता है कि सेप्सिस किसी वजह से भी हो सकता है, या वो अवस्था क्या होती है, वो शब्द क्या है सेप्सिस? ये सेप्सिस ऐसी एक चीज़ है, जैसे आप बोले साइलेंट किलर, मैं बोलूँगा कि वो एक ही शब्द है जिससे सुनने के बाद कोई भी डॉक्टर हो, पेशेंट हो, वो डर जाते हैं। सेप्सिस का मतलब हो गया इन्फेक्शन। शरीर में बहुत सारे इन्फेक्शन, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन हो गया, पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो गया, सारे तरह के जो ऑर्गेनिजम्स है वो शरीर में इन्फेक्शन अगर अंदर करते हैं तो वो धीरे धीरे सेप्सिस, और उसकी एडवांस फॉर्म सेप्टिक शॉक बोलते हैं। और सेप्सिस और सेप्टिक शॉक को अगर हम लोग टाइमली ट्रीटमेंट नहीं देते हैं वो मल्टी ऑर्गन फेल्योर में जाता है। हो सकता है कि वो सेप्सिस यूरिन इन्फेक्शन से स्टार्ट हुआ है, लेकिन वो लंग्स में भी जा सकता है, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन से किडनी को फेल मार कर सकता है, धीरे धीरे ब्रेन के ऊपर इफेक्ट डाल सकता है। तो सेप्सिस ऐसा चीज है कि अगर आप इमीडिएटली अर्ली स्टेज में पता चल गया, ठीक से डॉक्टर से परामर्श लिए, उसके लिए जो भी ट्रीटमेंट है, हो सकता है कि वो एंटीबायोटिक हो, एंटीवायरल हो, फ्लूइड थेरेपी हो, सिंपल सलाइन से भी बहुत बार इन्फेक्शन को जो है जो स्प्रेड होने में हम लोग रोकते हैं। लेकिन अर्ली अगर टाइम पे किए वो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन अगर हम लोग लेट कर दिए वो मल्टी ऑर्गन फेल्योर में जाता है और मोर्टेलिटी रेट 60-70% टच कर सकता है। ये मल्टी ऑर्गन फेलियर मतलब एक आम आदमी सुनता है, जब अस्पताल में भर्ती रहता है तो डॉक्टर या जो काउंसलर्स होते हैं वो बताते हैं कि मल्टी ऑर्गन फेलियर में चला गया मरीज, वो उनको समझ में नहीं आता है मल्टी ऑर्गन फेलियर। ये है क्या मल्टी ऑर्गन फेलियर? मल्टी ऑर्गन फेल्योर, मल्टीपल हमारे शरीर के जितने अंग है, ऑर्गन्स, जैसे कि हमारे पास हार्ट है, लीवर है, किडनी है, लंग्स है, तो ये अगर कहीं पे भी मल्टीपल 2 से 3 या उससे ऊपर ऑर्गन इन्वॉल्व हो गए तो उसको मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर बोलते हैं, या फिर मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम, मॉड्स इसका एक नाम है। देखा गया है कि अगर एक ऑर्गन इन्वॉल्व हुआ और उसको ट्रीटमेंट करने में रिकवरी रेट अगर 70% 80% है, तो अगर 2 ऑर्गन हो गया, 3 ऑर्गन हो गया, तो धीरे धीरे 20%, 10 to 20% मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है। जैसे कि अगर लंग्स की प्रॉब्लम है, निमोनिया है, तो हो सकता है कि अगर उसको मोर्टेलिटी हम लोग बोलेंगे 20%, अगर लंग्स के साथ किडनी इन्वॉल्व हो गया तो और 10 से 20% बढ़ जाता है। तो इसीलिए जितने अंग इन्वॉल्व हो गया, फेल हो गया, मोर्टेलिटी रेट उतनी ज़्यादा बढ़ गया, आईसीयू स्टे बढ़ गया, उनको एंटीबायोटिक सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है। एंटीबायोटिक शब्द है जो आप अक्सर हम लोग सुनते हैं कि एंटीबायोटिक का दुरुपयोग हो रहा है एंटीबायोटिक से, तो एंटीबायोटिक से जो एंटीबायोटिकल रेसिस्टेंस जो होते हैं, जो एएमआर है, वो कितना घातक है और क्या हमें करना चाहिए सर? ये अगर मैं बोलूँ अभी वर्ल्ड वाइड इसके ऊपर इतनी ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जैसे आप बोले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक शरीर को बैक्टीरिया से, वायरल से, एंटीवायरल हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, इसको अगर एक वर्ड में बोलेंगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एएमआर। तो अगर जिस पेशेंट को एंटीबायोटिक नहीं चाहिए, बहुत बार होता है दुरुपयोग होता है, हम लोग समझते हैं कि वो वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन हम लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के सोच के एंटीबायोटिक देते हैं। कभी कभी एंटीबायोटिक देना चाहिए बैक्टीरिया सोच के, लेकिन वो वायरल इन्फेक्शन है और हम लोग एंटीवायरल नहीं देते हैं।
बहुत बार होता है कि जितना डोज देना चाहिए, अगर उसको 3 बार देना चाहिए, हम लोग 1 बार देते हैं, तो वो हो गया रॉन्ग डोज, रॉन्ग मेडिसिन, रॉन्ग टाइम और रॉन्ग पेशेंट। उसको इन्फेक्शन ही नहीं है और हम लोग उसको एंटीबायोटिक एंटीवायरल दे रहे हैं। ये हो गया एक सेगमेंट। दूसरा सेगमेंट हो गया जो बैक्टीरिया वायरस है, धीरे धीरे उनके बीच में भी रेजिस्टेंस पावर आ रहा है। जैसे जैसे बोलते हैं ना कि वो लोग भी स्मार्टर बन रहे हैं और धीरे धीरे यस समय के साथ वो लोग भी अपनी हथियार रेडी कर रहे हैं, वेपन रेडी कर रहे हैं कि अब एंटीबायोटिक और एंटीवायरल हमें कोई काम नहीं करेगा। और उसकी वजह से क्या होता है, जो पहले 5 साल पहले मेरे एक्सपीरियंस से जो एंटीबायोटिक देने से सिंपल इन्फेक्शन ठीक हो रहे थे, अभी वो इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहे हैं। जब वो पेशेंट आईसीयू में है, जहाँ पे लाइफ और डेथ के बीच में एक फाइन लाइन है, वहां पे हम लोग चाहते हैं कि जल्दी ठीक हो जाए, हम लोग वही एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं, वो एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा है। हम लोगों के पास रिपोर्ट आता है, हम लोग सैंपल भेजते हैं, यूरिन सैंपल भेजते हैं, ब्लड सैंपल भेजते हैं, बलगम भेजते हैं अगर निमोनिया है। पहले बहुत सारे एंटीबायोटिक सेंसिटिव आते हैं, एक कल्चर का रिपोर्ट आता है, आप लोग भी देखे होंगे। तो जैसे सिंपल एंटीबायोटिक्स है, ऑगमेंटिन है, बहुत सारे एंटीबायोटिक क्लास है, हम लोग देखते हैं, तो एंटीबायोटिक सेंसिटिव आता था। अभी आप देखेंगे ऐसे रिपोर्ट आते हैं कभी कभी, टोटल जितने सारे एंटीबायोटिक अवेलेबल है इन दिस वर्ल्ड, हमारे पास साधन में सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। अब इस सिचुएशन में सोचिए, जब ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा है, पेशेंट वेंटिलेटर पे है, देयर इज नथिंग टू डू। और हम लोग बहुत ज्यादा चुनौती होते हैं। हम लोगों को कभी कभी लगता है कि अगर ऐसा हाल चलता रहे नेक्स्ट 5 साल 10 साल के बाद, हम लोग तो पूरी तरह से मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन के अंदर कहीं ना कहीं हम लोग घेरे रहेंगे। आपने कहा ठीक है, चलिए डॉक्टर्स अपनी दवाएं लिखते हैं, लेते हैं, लेकिन ओवर काउंटर्स जो दवाएं मेडिसिन की दुकानों पर बिकती हैं, उन दवाओं को, एंटीबायोटिक्स को हम कैसे रोक पाएंगे? क्या करना चाहिए उसके लिए? ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि यही एक देखा गया है इंडिया में इसकी परसेंटेज ज़्यादा है। क्योंकि हम लोग अगर मुझे कहीं पे अगर इन्फेक्शन लगा शरीर में, मुझे बुखार हुआ, यूरिन इन्फेक्शन हुआ, मुझे कोई डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन बहुत बार होता है ओवर द काउंटर, आप जैसे बोले, मैं अगर जाके दुकान से डायरेक्टली लेके आ सकता हूँ। अगर ऐसा चलता रहे तो वही एंटीबायोटिक जब रियल पेशेंट में देना होगा, और वही इन्फेक्शन है जिसके लिए वो एंटीबायोटिक है एक्चुअली, उस टाइम में काम नहीं करता है। तो मैं भी अभी धीरे धीरे इसकी पॉलिसीज बन रहे हैं गवर्नमेंट की ओर से, आईसीएमआर की ओर से, हॉस्पिटल में जागरूकता धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, डॉक्टर के बीच में भी अवेयरनेस बढ़ा है कि हम लोग सिंपल इन्फेक्शन जहाँ पे कि इसको देना नहीं चाहिए, और फार्मासिस्ट जो है, मेडिसिन शॉप से, वो लोग भी अभी इसके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम लोग इस तरह के एंटीबायोटिक को नहीं देंगे। उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड फॉर्मुलरी। अच्छा, एक चीज़ अक्सर देखते हैं, लोग पूछते हैं कि आईसीयू में अगर मरीज चला गया तो उसका पूरा खर्च क्या होगा, जानकारी नहीं होता है। तो एक आम आदमी को क्या बता पाएंगे आप कि कितना खर्च पड़ता है लगभग प्रतिदिन का? आईसीयू एक डेफिनेटली बहुत एडवांस ट्रीटमेंट मोडालिटीज वहाँ पे रहते हैं, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग रहते हैं 24 घंटे। अच्छे आईसीयूज में डॉक्टर्स रहते हैं, क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स रहते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन आईसीयू में ही ज़्यादा होते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, वेंटिलेटर, ऑर्गन सपोर्ट, जैसे आप मुझे पहले बोले। तो डेफिनेटली इट इनकर्स कॉस्ट टू द पेशेंट, टू द फैमिली। बट हाँ, अगर उसको हम लोग सही तरीके से देखें, हम लोग अगर राइट टाइम पे आईसीयू में लेके गए या फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट किए, हो सकता है कि जल्दी ठीक हो जाए और आईसीयू के जो खर्चा है वो कम हो जाए। लेकिन बहुत बार होता है ना, हम लोग डिले करते हैं इमरजेंसी में लाने के लिए, आईसीयू में लाने के लिए। हो सकता है कि सही सेंटर में हम लोग लेके नहीं जाते, वहाँ पे 2-4 दिन डिले हो जाता है, तो मरीज और ज़्यादा खराब हो जाता है। और खराब होने के बाद जब आईसीयू में आते हैं अच्छे हॉस्पिटल में, या जहाँ पे कि सारा सेटअप है, तो लोगों को लगता है कि यहाँ पे तो पहले दिन ही इतने सारे इन्वेस्टिगेशन या फिर सपोर्ट और उस सब के लिए ज़रूरत पड़ता है। तो अगर हम लोग सही ट्रीटमेंट स्टार्ट करें और राइट वे में करें, तो मुझे लगता है कि खर्चा लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, सेव करने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अच्छा, एक आईसीयू के जो पूरा होता है, डॉक्टर्स तो अपना राउंड द क्लॉक आकर के मरीजों को देखते हैं, सारा दारोमदार जो होता है वो नर्सों पर टिका रहता है, एएनएम जीएनएम नर्स जो होती। तो आपको क्या लगता है कि ये जो नर्स जो होते हैं आईसीयू में, उनका क्या रेशियो क्या होता है आईएनसी के हिसाब से, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के हिसाब से अगर बात करें तो? नर्सिंग अगर मैं बोलूँ किसी भी हॉस्पिटल की, आईसीयू की, वो लोग पिलर होते हैं, ठीक है। क्योंकि डॉक्टर, जैसे आप बोले, डॉक्टर हो सकता है कि वहाँ पे कंटिन्यूसली बेड साइड में ना रहे,
आज पर आईएनसी और इंडियन जो पहले मेडिकल काउंसिल था अभी एनएमसी है, तो उसके हिसाब से 1:2 आईसीयू में मैं बोलूँ तो अगर बहुत सीरियस पेशेंट नहीं है तो वहाँ पे 1:2 मतलब एक नर्स 2 पेशेंट को देखेंगे। बहुत सिक पेशेंट है जिसमें कि मल्टीपल ऑर्गन सपोर्ट लगा हुआ है, डायलिसिस हो रहा है, एक्मो हो रहा है, पेशेंट वेंटिलेटर पे है, वेंटिलेटर होके उल्टा जिसको प्रोनिंग बोलते हैं, तो इस तरह के पेशेंट में जहाँ की कंटिन्यूअसली एक ही नर्स एक ही पेशेंट को ही मैनेज करेंगे, वहाँ पे उसको 1:1 रेशियो में हम लोग नर्स और पेशेंट को असाइनमेंट करते हैं। अब क्या हम मानक को पूरा करते हैं? मतलब अगर देखा जाए डिफिकल्ट है क्वेश्चन, आपका बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार रिसोर्सेस लिमिटेशन रहते हैं, पेशेंट्स नंबर ज़्यादा होते हैं, नर्सेस हो सकता है कि उनकी इलनेस रहता है, बहुत बार होता है हम लोग एकोमोडेट करना पड़ता है, बट ये कहीं ना कहीं प्रयास तो डेफिनेटली रहता है। और अच्छे सेंटर में जैसे हमारे हॉस्पिटल हो गया, तो वहाँ पे हम लोग ये कोशिश करते हैं कि केयर डिलीवरी में कहीं पे हम लोग उसको नेग्लेक्ट ना करें। क्लोज्ड आईसीयू और ओपन आईसीयू, इसमें क्या मॉडल क्या है ये दोनों का? क्लोज्ड आईसीयू मतलब वहाँ पे पेशेंट अगर आईसीयू के अंदर आते हैं तो क्रिटिकल केयर टीम, वो एक टीम जो कि एक्सपर्ट डॉक्टर्स, नर्सेस, फिजियोथेरेपी, न्यूट्रिशनिस्ट, फार्मासिस्ट, ये लोग सब एक टीम के हिसाब से उसको ट्रीटमेंट करते हैं। और वो लोग कोई अगर रेफरिंग डॉक्टर्स है, जैसे कि गैस्ट्रो की प्रॉब्लम है तो गैस्ट्रो के लिए रेफरेंस देते हैं, नेफ्रो की प्रॉब्लम है तो नेफ्रो की रेफरेंस देते हैं, और एज ए टीम दे वर्क। ओपन आईसीयू मतलब जो कि प्राइमरी फिजिशियन जो वो पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करते हैं, वही पेशेंट की ट्रीटमेंट को डिसाइड करते हैं। हो सकता है कि बाकी अगर उनको जरूरत पड़ता है वो लोग इंटेंसिविस्ट को रेफर करते हैं, और बाकी जो आईसीयू के जो डॉक्टर रहते हैं वो उनको सपोर्ट देते हैं। एक तो आजकल पूरी दुनिया में चर्चा हो रहा है एआई पर, तो एआई टेक्नोलॉजी में हम डॉक्टरों के लिए क्या कुछ बचता है सर, और कितना मददगार साबित हो पाएगा ये एआई? एआई जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं ना, वो नेचुरल इंटेलिजेंस को तो ओवरटेक नहीं कर सकता, लेकिन आईसीयू जहाँ पे इतनी सारी मॉनिटरिंग चल रहा है कंटिन्यूअसली, मुझे लगता है कि एक एडवांस आईसीयू में ऑलमोस्ट हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, SpO2, उसकी बहुत सारे अलग टेम्परेचर, लैक्टेट, एबीजी, बहुत सारे डेटा आता है। तो एआई जहाँ पे ज़्यादा डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वहाँ पे एआई की ज़्यादा यूटिलिटी है। तो यहाँ पे जैसे कंटिन्यूअसली एक ट्रेंड चाहिए, पेशेंट खराब होने से पहले बहुत सारे सिम्टम साइन डेवलप होते हैं। ऐसा नहीं है कोई बोलेगा कि बैठे हुए थे सडनली पेशेंट खराब हो गया, ऐसा नहीं होता है, कोई कुछ ना कुछ सिम्टम साइन बॉडी के अंदर डेवलप होता है। एआई वहाँ पे प्रिडिक्शन मॉडल देता है, वो पहले से ही उसके हार्ट रेट, बॉडी की रेस्पॉन्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी रेट को देख के ही आपको एक प्रिडिक्शन मॉडल देगा कि ये पेशेंट डिटोरिएट करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं एक एल्गोरिदम अप्रोच आता है, जहां पे कि अगर डॉक्टर सही समय में आज पर द एआई प्रेडिक्शन काम स्टार्ट करते हैं, नर्सेस बेड साइड में उसी हिसाब से ही ट्रीटमेंट एडवाइस फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं जल्दी बीमारी की ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, बीमारी क्या है पता चल जाता है, और एक्सपर्ट डॉक्टर्स उसके बाद उसको कंफर्म करते हैं। एक जो सर, आप तो जैसे महानगरों की बात की जाए तो वहाँ पर बड़े अस्पताल हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, सुविधाएं बहुत अधिक हैं, लेकिन जो पेरीफेरी है, दूर दराज के जो अस्पताल होते हैं, वहाँ के जो आईसीयूज होते हैं, उनको चलाने के लिए टेलीमेडिसिन काम करता है। वो कैसे टेलीमेडिसिन काम करता है, और हम कैसे मरीजों को यहाँ रहते हुए वहाँ पे ठीक कर सकते हैं सर? टेलीमेडिसिन कंसेप्ट एक जैसे कि एक एडवांस सेंटर है महानगर में, आप जैसे बोले सिटी के, वहाँ पे मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मुझे पता है कि ये एक मरीज है जो कि हो सकता है यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पे बहुत एडवांस आईसीयू नहीं है, मॉनिटर्स नहीं है, बट मैं यहाँ पे बैठ के, एक बहुत बड़ा स्क्रीन होता है और वो आईसीयू में भी एक मॉनिटर होता है, वहाँ से मैं मरीज के बारे में, हो सकता है वहाँ पे एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं है, तो वहाँ से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि मैं यहाँ पे मॉनिटर में देख सकता हूँ, पेशेंट को देख सकता हूँ कैमरा के द्वारा, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, वो मेरे पास इधर वो मॉनिटर में आ सकता है, मेरे मोबाइल में आ सकता है। आजकल ऐप भी डेवलप हो रहे हैं जिसमें कि कुछ भी अलर्ट्स होते हैं, जैसे सडनली उसके हार्ट रेट 200 हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, तो मैं यहाँ से रहते हुए उसको, वहाँ पे जो डॉक्टर्स है, जो नर्स है, उनको मैं गाइड कर सकता हूँ। वो तो टाइम बच जाता है, मरीज को, सारे मरीज तो आ नहीं सकते ना सिटी के पास, और बहुत सारे होता है ना कि
अगर वो वेट करेंगे सिटी में आने के लिए, हो सकता है वो एक दिन डिले हो गया। तो अगर ट्रीटमेंट कहीं पे डिले नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है टेलीमेडिसिन आज पर दी एआई जैसे डेवलप हो रहा है, डिजिटल इंडिया, डिजिटल मीडिया जितना एडवांस हो रहा है, तो आगे और ज़्यादा ये बेटर डेवलप होगा फॉर बेटर पेशेंट केयर। एक तो स्मार्ट अलार्म सिस्टम और जो वेयरेबल सेंसर जो आईसीयू मॉनिटरिंग को कैसे आसान बना रहा है सर? उसका एक एग्जांपल दूंगा। जैसे हम लोग डायबिटीज़ के पेशेंट को ट्रीट करते हैं आजकल, जैसे एक स्मार्ट वॉच है, मरीज स्मार्ट वॉच टाइप के ही एक सेंसर हम लोग उनको लगा देते हैं। वो जस्ट जैसे SpO2 प्रोब है, या हम लोग घड़ी पहनते हैं स्मार्ट वॉच, तो वो ट्रैक करता है शरीर में किस टाइम पे ब्लड शुगर हाई हो रहा है, और उसकी इंफॉर्मेशन मेरे मोबाइल पे, मेरी मॉनिटर पे वो आ जाएगा। तो ऐसा नहीं कि हर बार मुझे ब्लड लैबोरेटरी में भेजना पड़ेगा कि उसको ब्लड शुगर चेक करने के लिए। तो ये धीरे धीरे आपको इन्वेजिव से नॉन इन्वेजिव में हम लोग जा रहे हैं। मतलब सारी चीज के लिए मुझे खून एक सुई लगा के ब्लड ड्रॉ करके लैब में भेजने की जरूरत नहीं है, और उसके लिए डिले भी होता है। हम लोग कितने बार भेज सकते हैं? यहाँ पे क्या कंटिन्यूअसली वो मॉनिटर में मुझे दिखेगा। जैसे हार्ट रेट ECG लगा देते हैं तो कंटिन्यूअसली आता है, तो ब्लड शुगर भी कंटिन्यूअसली ट्रेंड आएगा, तो टेम्परेचर भी कंटिन्यूअसली आएगा। तो ये धीरे धीरे स्मार्ट अलार्म एडवांस आईसीयू में आज ए सेंसर, आप जैसे बोले वेयरेबल सेंसर, टिपिकल स्मार्ट वॉच, SpO2 प्रोब, स्मार्ट वॉच लोगों के हार्ट अटैक से पहले सेंस कर लेता है, और बहुत बार आप पेपर में पढ़े भी होंगे, पेशेंट बच जाता है। मुझे लगता है कि वो तो महंगे बट धीरे धीरे उसकी यूसेज बढ़ते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहे हैं, और सिंपल एल्गोरिदम में हम लोगों को ये चीज अब धीरे धीरे, पहले जैसा था अभी धीरे धीरे उसको कम होते जा रहा है। एक तो मेदांता जो है अपना अस्पताल, उसमें जो सेंटर ऑफ जो एक्सीलेंस की पहचान दिलाने में आप जो क्रिटिकल केयर की जो टीम है वो क्या करती है और क्या की है अभी तक? मैं मेदांता हॉस्पिटल रांची में लास्ट 10 साल से सेवा दे रहा हूँ, और हम लोग, मैं बोलूँ कि नेशनल लेवल पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की अवार्ड हम लोगों को मिला है लास्ट ईयर। आज पर AHPI अवार्ड सेरेमनी में कोची में मिला है, और इसको मैं श्रेय किसी एक इंडिविजुअल पर्सन है या कोई एक एंगल को नहीं दूंगा। ये एक टीम वर्क है, जैसे बोलते हैं ना, टीम वर्क मेक्स ड्रीम वर्क। तो एक्सपर्ट्स, हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स, नर्सेस की टीम, और एक तरह से एक कैपेबल मल्टीडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच इंक्लूडिंग वेरियस अदर सपोर्ट सिस्टम। और अगर हम लोग इसको देखें तो लास्ट कोविड टाइम हो, उसके बाद भी हो, आप भी बहुत बार इसको रियलाइज किए होंगे कि अगर एथिकल प्रैक्टिस करें, टाइमली केयर दे, और एडवांस एंड हाईली टेक्नोलॉजी जो कि लोगों के पास टाइमली पहुंचाए, तो मेरे हिसाब से सेंटर फॉर एक्सलेंस हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। रादर जो पेशेंट ठीक होके जाते हैं, और वो लोग जब हम लोगों को दुआ देते हैं या फिर बोलेंगे कि वो कि नहीं हम लोग आईसीयू में अच्छा केयर हुआ, ठीक हो गए, वो हमारे लिए अवार्ड, रादर देन कि कोई एक स्पेसिफिक अवार्ड के लिए तो काम नहीं करते हैं। बट यस, आज के टाइम पे नेशनल लेवल पे मेदांता रांची की क्रिटिकल केयर टीम बहुत बड़ी लेवल पे काम कर रही है। झारखंड में डॉक्टरों की बहुत कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें, नर्सिंग स्टाफ की बात करें, बावजूद जो है एक जो मानक है जो उसको कैसे पूरा कर पाता है मेदांता हॉस्पिटल्स? हम लोग रेगुलर टीचिंग करते हैं, क्योंकि खाली हम लोग एक्सपेक्ट ये नहीं करेंगे कि प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। हम लोग उसमें उनको रेगुलरली जो स्टैंडर्ड है, नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, तो हम लोग तो इंटरनेशनल नेशनली रेपुटेड हॉस्पिटल में काम करके आए हैं। तो मैं यहाँ पे ये इंश्योर करता हूँ कि मेरे जितने सारे डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर्स आ रहे हैं सीखने के लिए क्रिटिकल केयर, उसके लिए हम लोग DRNB, जो कि सुपर स्पेशलिटी बोलते हैं, DM क्रिटिकल केयर, उसकी इक्विवेलेंट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स NB नेशनल बोर्ड एग्जामिनेशन की ओर से हमारे पास 3 सीट है। हर साल नेशनल लेवल की जो एग्जाम होता है NEET SS, वहाँ से सिलेक्ट होके आते हैं। हम लोगों के पास इंडियन डिप्लोमा इन क्रिटिकल केयर मेडिसिन, जो कि ISCCM इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन की ओर से है, वो 1 साल की कोर्स, 2 साल की कोर्स, जिसको IFCCM बोलते हैं, वो भी है। ये हो गया डॉक्टर्स के लिए। नर्सेस के लिए भी हम लोग इंडियन डिप्लोमा इन क्रिटिकल केयर नर्सिंग जो कोर्स है वो भी हमारे पास है, और साथ में बेड साइड टीचिंग, रेगुलर क्लासरूम बेस्ड टीचिंग, और हम लोग ACLS BLS जो कि एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, बेसिक लाइफ सपोर्ट, उसको भी हम लोग
हमारी जो टीम है मेदांता गुड़गांव और मेदांता टीम की ओर से हम लोग यहाँ पे भी रेगुलरली हम लोग उसको करा के लोगों को, नर्सेस को, डॉक्टर्स को हम लोग रेडी करते हैं कि हम लोग ये चीज़ ना कंप्लेन करें कि हमारे पास टैलेंट की कमी है, रादर हम लोग उसको कैसे और बेटर पेशेंट केयर के लिए यूज कर सकते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं। एक तो जब जो ये क्रिटिकल केयर, आईसीयू, इस सब से जब मरीज बाहर निकलता है और जब अपने घर पे जाता है, तो उनके परिजनों की प्रतिक्रिया क्या होती है, जो आपसे सुनना चाहेंगे? मैं बोलूँ हम लोगों के पास ऐसे उस टाइम पे हम लोग ऐसा लगता है ना जैसे कि हम लोग कुछ अच्छा काम किए हैं, कि जो मरीज हो सकता है कि उनके घर वाले जो होते हैं 2 दिन पहले, 5 दिन पहले वो ऑलमोस्ट उम्मीद छोड़ चुके थे, और वो जब मरीज चलते हुए आईसीयू हॉस्पिटल से घर जाते हैं और वो लोग बेस्ट विशेस बोल के जाते हैं, थैंक यू बोल के जाते हैं, मुझे लगता है वो एक अलग लेवल पे हम लोगों को मोटिवेट करता है कि हम लोग और बेहतर ट्रीटमेंट केयर हमारी लोगों के लिए कर सके। और दैट इज मोर देन लाइक वट एवर आई कैन से, दैट कैन बी लाइक टेकन बाय एनी डॉक्टर, एनी हॉस्पिटल। एक कुछ मिथक जो होते हैं उसके बारे में हम अगर बात करें, तो ऐसा होता है कि क्रिटिकल केयर या आईसीयू का मतलब मौत का इंतजार। आपको क्या कहते हैं? ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। और हम लोग ये देखे हैं 70%, 60 to 70% मोर्टेलिटी रेट आज पर द एडवांसमेंट ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजी एक्सपर्टाइज ये कम हो चुके हैं। लेकिन टाइमली केयर, अगर राइट टाइम पे हॉस्पिटल में आते हैं, आईसीयू में एडमिशन होते हैं और ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है, तो ये नो मोर आई वुड से डेथ, रादर इट इज लाइक समथिंग ब्लेसिंग। और बहुत सारे मरीज ठीक होके घर जाते हैं। तो ये कम्प्लीटली मैं बोलूँ मिथ है, जो कि लोगों के बीच में इस चैनल के द्वारा हम लोग ये चीज़ तो एटलीस्ट अवेयरनेस बढ़ाए। एक दूसरा मिथ जो है कि वेंटिलेटर पर जाना मतलब वापस नहीं आना। वेंटिलेटर एक सपोर्ट है जो कि राइट टाइम पे अगर ठीक मेथड में हम लोग उसको अप्लाई करें पेशेंट के साथ, तो आई वुड से 80%, 75 to 80% पेशेंट रिकवर हो सकता है। तो हम लोगों ने डॉक्टर साहब से भिन्न मतलब सवालों पर बातचीत किया। डॉक्टर साहब ने अपने अंदाज में सरलता के साथ उन्होंने बखूबी से हमारे सवालों का जवाब दिया, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। हम अगले अंक में फिर एक नए डॉक्टर के साथ होंगे, नए मुद्दे पर बातचीत करेंगे, नया विषय होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।